के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पेश, लोकसभा में ध्वनि मत से पेश हुआ प्रस्ताव। जी राम जी बिल लोकसभा में पेश होते ही विपक्ष ने काटा बवाल, हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस ने सदन के बाहर किया प्रदर्शन, बिल के विरोध में की नारेबाजी। सोनिया गांधी और राहुल को बड़ी राहत, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट का इनकार, राउज एवेन्यू कोर्ट से ईडी की शिकायत खारिज। नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया, गोवा पुलिस ने अग्निकांड मामले में किया अरेस्ट। हरियाणा में अब 22 नहीं 23 जिले, हरियाणा सरकार ने हांसी को बनाया गया नया जिला, सीएम नायब सैनी ने की घोषणा। मथुरा में 8 बसें 3 कारें टकराई, 13 जिंदा जले, शरीर के टुकड़े 17 पॉलिथीन में ले गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर दिल्ली से, सरकार ने विपक्ष के तीखे विरोध के बीच मंगलवार को लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पेश कर दिया। ये विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के स्थान पर लाया गया नए कानून का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025 है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच यह विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखा, जिससे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दी। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना उनका अपमान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। सर इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर, जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई नहीं है। माननीय सदस्यों, सर ये सही बात है कि अभी तक जो बकाया है वो ही पूरा नहीं हुआ है। माननीय सदस्यगणों, मैं आपसे सर आखिरी बात ये है कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है। सर जब ये किया जाता है, तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है। सर इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। और खबर दिल्ली से, केंद्र सरकार के मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने पर विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया। सदन के भीतर जहां सभी पक्ष सांसद नाम बदलने के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, वेल में आकर विरोध करने लगे, वहीं संसद के बाहर आज कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने पुरानी संसद के पोर्च पर चढ़कर प्रदर्शन किया। सभी सांसद महात्मा गांधी अमर रहे के नारे लगाए।
को और व्यवस्थित किया जा रहा है। विपक्ष के लोगों की ही मांग थी, जब कटाई बुआई का समय होता है फसल का तो उस समय मजदूर की दिक्कत होती है, तो वो 2 महीने का एक्सेप्शन दिया गया है और बाकी इसको संगठित रूप से रखा गया है। और जिन्होंने प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाई थी वो आज राम की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी का कितना सम्मान किया, उनके मूल्यों का कितना सम्मान किया। मैं तो एक ही बात कहूंगा, गांधी जी कभी परिवारवाद की बात करते थे क्या? कटौती को लेकर के ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि पहले 90% फंड जाता था। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, उसका पूरा स्ट्रक्चर है और विस्तार से कि अब आपको बकायदे आपको बजटरी एलोकेशन किया जाएगा ताकि आप ऐसा काम करिए। बाकी उसका उत्तर मंत्री जी देंगे, लेकिन आज का उनका वॉकआउट बहुत ही बेबुनियाद रहा। अरे भैया, अपनी बात कहना तो सार्थक मुद्दों पर कहो, लगता है उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने इस देश की आत्मा को जगाने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका और सबसे बड़ा उन्होंने जनता को एकजुट करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नया काम बताने को नहीं है, नया काम करने को नहीं है, तो वही पुराने नामों को बदलना ये पहली बार नहीं हो रहा है। कई योजनाओं का नाम बदला इन्होंने। अभी तक तो हम ये मानते थे कि दिल्ली वाले जो काम करते हैं उसको उत्तर प्रदेश वाले मानते हैं, उसकी नकल करते हैं। इधर अब देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा नाम बदलने का काम अगर कहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ। अब दिल्ली वाले भी उसी रास्ते पे चल गए। ये दोनों डबल इंजन केवल नाम बदल रहे हैं, ये अपना भी नाम क्यों नहीं बदल देते हैं? भारतीय जनता पार्टी वाले अपना नाम क्यों नहीं बदल देते? और ये सरकार तो भाई नाम बदलने वाली सरकार है। अगर आप लास्ट 10 इयर्स में देखेंगे तो मनरेगा में आप 60 दिन भी मजदूरी नहीं दे पाए हैं लोगों को, और वहीं आप कह रहे हैं कि आप 125 दिन मजदूरी। तो पहले सरकार आंकड़े पेश करे कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कितनी मजदूरी दी है मनरेगा के तहत और कितना % घटा है मनरेगा का जो पूरा बजट है वो कितना घटाया है सरकार ने। पहले वो इस बारे में बात करे। और ये नाम बदलने वाली सरकार है, आप जानते हैं काम कैसे है सरकार के। और चंडीगढ़ से खबर, सीएम नायब सिंह सैनी ने हांसी बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने हांसी को जिला घोषित करने की घोषणा की और हरियाणा का 23वां जिला होगा हांसी। 1 हफ्ते में जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। हरियाणा का 23वां जिला होगा हांसी। 1 हफ्ते में जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। चंडीगढ़ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी ने घोषणा की। आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 में हांसी को पुलिस जिला हमारे पूर्व के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी घोषणा की थी, उसको बनाया था। चुनाव से पहले जब मैं यहां आया था और यहीं आपके बीच में यह आचारसंहिता लग गई थी, मैंने कहा था कि कुछ अरमान हमारे दिल में रह गए हैं, वो अरमान अब मैं उजागर नहीं कर सकता, परंतु वो अरमान जो आपके हमारे दिल में बसे हुए हैं, मैं आज हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। भारत माता के, भारत माता के। और इस बारे में मैं बताना चाहता हूं, हांसी के जो हरियाणा का 23वां जिला बनेगा उसकी नोटिफिकेशन 1 हफ्ते में जारी कर दी जाएगी। आज आपको मैं इस नए जिले की हांसी वासियों को
बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और खबर महेंद्रगढ़ से 2 महीने पहले जिस रोड का विधायक कंवर सिंह यादव ने नारियल फोड़कर शुभारंभ किया था, उसी रोड में खामियां नजर आ रही हैं। इसके लिए एसडीएम कनिका गोयल ने उसकी जांच बैठा दी। एसडीएम कनिका गोयल रोड की सैंपलिंग करवाकर उसकी जांच करवाएंगे और अगर जांच में कोई खामियां पाई गई तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मैं यूँ कह रहा हूँ सर, इतना अच्छा रोड बना है, अतिक्रमण मुक्त बना है, तो ये इसके जो अड़ंगा ये बच रहा है, ये रोड, ये इसके जो वेस्टेज सामान है, ये भी सर उठाओ, जो क्लीन हो अच्छे से। और सर जो भी मटेरियल लगा है उसका जो भी होया वो कोई बात ना, पर ये तो बनाओ तो अच्छे से करो पूरे शहर का। मटेरियल कैसा लगा, सही लगा? मटेरियल बस काम ही चलाओ लगा सर, बस रोड ये जो खड्डे थे वे हमारे मिट गए सर, और कुछ नहीं। खड्डे मिटे थे सर? रोड तो चलो जो बन गया सो बन गया, पर अभी इस पे आप चारों तरफ देखो बजरी सीमेंट रोड ही लूची, आज 1 महीने से ऊपर रोड बने हो गया, कोई सफाई नहीं है, सुथरा नहीं है, एकदम दंद हो रही है, सारे दिन रेत उड़ता है। एक आप लोगों ने जांच के लिए मांग की है, आप कुछ चीज़ें दे तो मैं नॉलेज नहीं, जो मैं 2-3 दिन से थोड़ा सा बिजी था, तो मैं दुकान पे प्रॉपर बैठ नहीं रहा, उसकी मुझे थोड़े से, पर हाँ होनी चाहिए, थोड़ी सी जांच होनी चाहिए। हमने कमेटी गठित कर दी है जिसमें इसके सैंपल भरवाए जाएंगे। कल भी मेरी टीम मौके पे गई थी, 1-2 दिन में दोबारा टीम वहाँ पे जाएगी और इसके सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। बाकायदा वहाँ पे एसडीओ रहेंगे और एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लेवल के ऑफिसर रहेंगे, हु विल बी पिकिंग अप द सैंपल्स और उसको चेक करा के फिर हम प्रॉपर इसमें। और रोहतक जिले के गांव गिजी निवासी किसान संदीप की खेत में काम करते समय सांप के काटने से मृत्यु हो गई। मृतक किसान के परिवार को सरकार की योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। सरकारी स्कीम के अंतर्गत मार्केट कमेटी सांपला के कर्मचारी द्वारा सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी गई और उसके बाद आज मार्केट कमेटी सांपला के चेयरमैन उदय भान मलिक ने मृतक किसान की पत्नी लोकेश को 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। एक गिज्जी गांव से संदीप शरीर नाम पड़े जो खेत में काम करते हुए सांप ने काट लिया था जी। तो उसके लिए एक हरियाणा सरकार की स्कीम है, खेतीहार मजदूर जो खेत में काम करते हुए किसी तरह हादसा हो जाता है, सांप काट लेता है या भाई किसी ट्रैक्टर के उससे उसके हो जाती है, तो उसके लिए सरकार की माननीय नायब सिंह सैनी जी की तरफ से मार्केट कमेटी को ये है भैया, आप कोई भी ऐसा हादसा हो जाता है किसी किसान के साथ, मजदूर के साथ, तो उनको एक सहायता राशि। कितनी सहायता राशि दी? ये आज हमने मार्केट कमेटी की तरफ से 5 लाख रुपए दिए उनकी पत्नी को। खबर डिंडोरी से, जहां शाहपुरा से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ने सड़क मरम्मतीकरण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। करीब 2 महीने पहले 55 लाख रुपए की लागत से शाहपुरा मानेकपुर सड़क का मरम्मतीकरण कराया गया था, लेकिन अब उसी सड़क की हकीकत सामने आ गई और विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ने वीडियो जारी कर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। विधायक का आरोप है कि मरम्मतीकरण सिर्फ कागजों में हुआ है, जमीनी हकीकत कुछ और है। बारे में कुछ दिन से शिकायतें मिल रही थी, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हमको निर्देशित किया है कि उसकी जांच करें और रिपोर्ट सबमिट करें। उसमें ये ग्रामीण रोड है, इसमें रिन्यूअल का काम किया गया है ओजीपीसी सील कोड से, और उसमें ओजीपीसी सील कोड के हमने सैंपल ले लिए हैं, वो लैब में टेस्टिंग के बाद फिर इसकी हम आपको रिपोर्ट बताएंगे। सर, इसमें शिकायत भी हुई है, क्या वजह थी, क्या जांच में क्या पाया आपने? जांच में सैंपल ले लिए हैं, अब लेने के बाद जब रिपोर्ट आएगी लैब से, इसके बाद फिर उसकी क्या कमियां बता पाएंगे। खबर रायपुर से, जहां प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में
विभाग ने विगत 2 वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने बताया कि विभाग ने लोगों को किफ़ायती आवास, बेहतर रहने सुविधा और आजीविका के साधन और पर्यावरण अनुकूल ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने का ध्यान केंद्रित किया। मंत्री ने नवा रायपुर को विकसित करने की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। ट्रिपल IIT आया, यहाँ पर IIM आया, यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आया, यहाँ पर ITM यूनिवर्सिटी आया, आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आया, राजीव गांधी ग्राउंड वाटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आया और अभी हमारी सरकार के पिछले 2 साल के कार्यकाल में निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी ये ला पाने में हम सफल हुए हैं। नीलेट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ये भी हम ला पाने में सफल हुए हैं। NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ये भी 3 बड़े राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हम ला पाने में इन 2 सालों में सफल हुए हैं और ये ग्राउंड पर 2 साल के अंदर दिखने लग जाएंगे आपको। और राजनांदगांव जिले के किसान अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को जयस्तंभ चौक पर एकत्र होकर महाधरना का आयोजन किया। किसान संगठनों के बैनर तले सैकड़ों किसान सुबह से ही चौक पर जमा हो धरने में सभा आयोजित की गई, जिसमें किसान नेताओं ने सरकार की किसान विरोधी नीतियों को कड़ी आलोचना की। किसानों का कहना है कि फसल बीमा, उचित समर्थन मूल्य, कर्ज माफी, सिंचाई सुविधाएं, बिजली बिल माफी सहित अन्य मांगे लंबे समय से लंबित है। पूरा किसान के धान ला खरीद पाए। और खबर कबीरधाम से, जहां पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 8 साल पुराने ब्लाइंड मर्डर का केस खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी दयाल उर्फ दयालाल बैगा ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया और मामले में एक अन्य आरोपी को शामिल था। इसकी भूमिका की पुष्टि साक्ष्यों के आधार पर कर ली गई। और बता दें कि 17 मई 2017 को थाना कुकुदूर क्षेत्र के अनिया ग्राम में एक नाबालिग बालिका का शव नाले के पास पेड़ से लटका मिला था। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सत्रह का मामला है। कुकदूर थाना क्षेत्र में एक बालिका की फांसी लगा दी गई थी, ऐसा प्रतीत हो रही थी। एक लाश मिली थी पेड़ से लटकी हुई, जो अज्ञात आरोपी थे उसमें। बाद में धारा 302 का मुकदमा कायम किया गया इसमें। इसके बाद लगातार पुलिस उसको तलाश कर रही थी, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला था। और अभी हमारे लोगों ने बड़ा प्रयास किया, कई लोगों से पूछताछ की। इसके द्वारा एक चश्मदीद मिला है, जिस चश्मदीद ने उनको मौके पर इस घटना को कारित करते हुए देखा है। उसके हमारे द्वारा 164 के बयान कराए गए हैं और दो आरोपी हैं इसमें। और खबर देवघर से, जहां जसडीह थाना क्षेत्र के पांडे गांव के पास 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रोहिणी गांव निवासी युवक के रूप में हुई है, जो पुरोहिताई करता था। और परिजनों के मुताबिक युवक सुबह किसी काम से अपनी जमीन पर गया था। जेसीबी से काम करवाया जा रहा था। इस दौरान एक केबल तार नीचे बार बार टकरा रहा था, जिससे काम में दिक्कत हो रही थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए युवक ने बगल के पर चढ़कर तार हटाने की कोशिश की और करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। का लड़का हमार भतीजा लगते यहाँ पांडेजी गांव छे, जहाँ एक पैतृक जमीन छे। तो जमीन चौरस करवाए वास्ते यहाँ जेसीबी ले गेल छे। ओकर बाद वहाँ केबुल के 13 गो नीचुम छे, जेसीबी में ठेकी जाए छे बार बार। ओकरा ऊपर करे बगल में घर छे बनल, वो एगो मंडल के घर छिके। ओकरे घर में गेले, छजिया पर ही 11,000 वोल्ट के तार पार भेल छे। एकरा उल्टा होश नहीं रहले, कि विशेष करी बाहर में रहे छे। धनबाद में पंडितगिरी करे छे। दुलू महतो सांसद जे छे उनखरे मंदिर में ही अपना पूजा पाठ करे छे। अच्छा लड़का छे। वह 11,000 के एकरा हमरा बुझे छे चपेट में लगी गेले और एकरा मारी दिल के।
और रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर दो बदमाशों ने टैक्सी चालक को गोली मार दी। जांग में गोली लगने से घायल ड्राइवर को धक्का देकर बदमाशों ने टैक्सी से बाहर फेंका। इसके बाद बदमाश कार और 18,000 नकदी और मोबाइल लेकर फरार हो गए। जांग में गोली लगने से घायल ड्राइवर ने पुलिस को घटना की सूचना दी है। वहीं आपको बता दें, दो युवकों ने दिल्ली से जयपुर के लिए उसकी टैक्सी किराए पर ली और रात को वह युवकों को लेकर जयपुर के लिए निकल पड़ा। जब वह रेवाड़ी के पास पहुंचा तो अचानक युवकों ने उस पर फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। ड्यूटी लेके जा रहा था जयपुर के लिए, तो बीच रास्ते में हाईवे पे गाड़ी लूट ली, कुछ पैसे थे वो भी लूट लिए और पैर में गोली मारी मेरी। और मुझे कम से कम रात 3-4 घंटे कभी इधर गड्ढा में, कभी इधर गड्ढा में, ये हालत खराब करके रखी सर। मुझे ही पता है मैं कैसे आया। कितने लोग थे? 2 लोग थे। खबर धनबाद से। शहर के सराय ठेला थाना क्षेत्र अंतर्गत विकास नगर में सोमवार देर रात एक 3 मंजिला मकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग झुलस कर घायल हो गए। मृतकों की पहचान 22 वर्षीय प्रशांत कुमार उर्फ गोलू और 70 वर्षीय चिंता देवी के रूप में हुई है। बताया गया कि प्रशांत कुमार उर्फ गोलू 15 दिन पहले पटना से अपनी नानी चिंता देवी के घर आया था और घटना के समय घर में कुल 15 लोग मौजूद थे और प्रथम तल्ले पर 8 लोग, दूसरे तल्ले पर 3 लोग, तीसरे पे 4 लोग सो रहे थे। आपको बता दें, देर रात सभी लोग गहरी नींद में थे, तभी हादसा हो गया। दूसरे और तीसरे तल्ले मौजूद लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हुए हैं। विकास नगर में कल रात को करीब 1 से 1.5 बजे के बीच में एक घटना घटा है, जिसमें 2 आदमी का मृत्यु हो गया आग लगने के कारण। आग कैसे लगा था? आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगा। हाँ, शॉर्ट सर्किट। परिवार में कितने लोग थे उस टाइम? परिवार में आपका 7 जन थे, 7 आदमी थे। घटना घटा क्या हुआ था? हम ऊपर में पढ़ने के बाद गेम खेल रहे थे। 1 बजे तकरीबन 1 बज रहा था, तो जो ऊपर रहती हैं इनके साथ, जो इनकी भाई बहन जो भी है, वो आके बाहर हल्ला किए। तो बाहर निकले तो जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, जो नीचे रहते थे अंकल हमारे, कुंदन अंकल, उनका बेटा बोला कि घर पे आग लग गई है, पापा को निकालो। तो हम और यहाँ पे एक विनय सिंह करके भैया हैं, हम दोनों अंदर गए पीछे से। तो ये वाला गेट लॉक था, इस वाले गेट पे ताला लगा हुआ था। हमने खोलने की कोशिश की, सब बल से तोड़ा, नहीं हुआ। हम लोग तो सब सोए हुए थे, खाना वाना खा होकर सब सोए हुए थे। एक बार मतलब जो मेरे छोटा भाई है, उनका वाइफ आई बुलाने के लिए कि भैया नीचे में आग लग गया है। हम तो जैसा जो हालत में थे, गंजी में अपना गमछी में अपना भागते हुए नीचे आए। देख रहे हमारा दिमाग काम कर रहा है, ये दरवाज़ा खोलने का प्रयास कर रहे हैं हमने कि दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। अब लास्ट में सब्बल मंगाया, सब्बल मंगाने के बाद पूरा इसको तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन दरवाज़ा टूटा नहीं। लास्ट में वो गली में तो गेट है, उसका तो दरवाज़ा हम तोड़ देंगे। सब्बल तो तोड़े, पीछे साइड से जाके तब हम पूरा पानी मार रहे हैं। नीचे रूम, कितने रूम में आग लगा था? नीचे एक ही रूम में जो मेरी माँ जा रही थी, उसी में आग लगा था। नोएडा से खबर है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में तबादले, जिले में 9 थाना प्रभारी के तबादले हुए हैं। अरविंद कुमार को दादरी से थाना सेक्टर 20 बनाया गया। डीपी शुक्ल को सेक्टर 19 बनाया गया और अमित तोमर को आईटी सेल को सेक्टर 58 थाना प्रभारी, अवधेश प्रताप को थाना प्रभारी फेज 2 का चार्ज मिला है। जितेंद्र कुमार सिंह को सेक्टर 39 को थाना प्रभारी दादरी। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नई जिम्मेदारी दी गई है। नोएडा से
और औरैया से खबर है, नहीं थमा झोला छाप डॉक्टरों की मनमानी। औरैया में झोला छाप डॉक्टरों का खुला खेल। अटसू क्षेत्र के सामने आया झोला छाप का क्लिनिक संचालक डॉक्टर सुभाष राजपूत पर सवाल। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्लिनिक संचालक डॉक्टर सुभाष राजपूत पर सवाल। कानपुर से खबर है, एक बार फिर केडीए का गर्जा बुलडोजर। केशव नगर के डब्लू ब्लॉक में चला केडीए का बुलडोजर। अवैध रूप से कब्जा कर रहे लोगों पर एक्शन। 75 अवैध कब्जों को बुलडोजर ने जमींदोज किया है। अवैध कब्जों एक बार फिर केडीए का बुलडोजर गर्जा। रायबरेली से खबर है, एम्स में मनाया गया स्थापना दिवस। 7वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एम्स डायरेक्टर अमित जैन संग अफसर रहे मौजूद। एम्स के छात्रों ने भी प्रस्तुत की अपनी कला, मीडिया को दी जानकारी। एम्स रायबरेली अपना 7वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस दिन, आज के दिन, इस संस्थान की फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था। इस उपलक्ष्य में आज के दिन हर साल ये कार्यक्रम मनाया जाता है। जब यहाँ पर पुरानी चीनी मिल थी, उससे लेकर आप आज तक देखिए तो बहुत कुछ बदला है और आगे भी बदलता रहेगा। नई योजनाएं आएंगी और किसी भी नए संस्थान को बनाने में कम से कम 20 साल का समय चाहिए होता है, तो अभी 10 साल का और हॉराइजन। क्या लक्ष्य लेके चल रही है आप लोग? आगे के लिए लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि जो भी सुविधाएं इस एरिया में उपस्थित नहीं मिल रही हैं मरीजों को, वो यहाँ पर एम्स रायबरेली उनको मुहैया करा पाए। उसके अलावा जो यहाँ पर बच्चे पढ़ के निकले वो उच्चतम कोटि के डॉक्टर बने। फिरोजाबाद से खबर है, डीएम के निर्देश पर सीडीओ ने निरीक्षण किया। सीडीओ मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान स्टाफ में हड़कंप मचा है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सीएमएस मौजूद रहे। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। नोएडा से खबर है, रेकी कर चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। सेक्टर 49 स्थित एक घर में की थी चोरी। सेक्टर 49 पुलिस ने 2 घंटे में खुलासा किया है। खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने गया परिवार। कार, 2 बाइक, जेवर, गश्ती का सामान, नकदी चोरी। पुलिस ने गाड़ी, 2 बाइक, जेवरात बरामद किए हैं। के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सीपी मैम के सख्त निर्देशन में और एडीसीपी नोएडा और एसीपी के नेतृत्व में लगातार क्षेत्र में टीमें बनाई गई हैं और विभिन्न तरीके के अपराधों पे लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी क्रम में थाना 49 में एक घर में बंद घर चोरी हुई थी, जिसके लिए टीमें बनाई गई थी। एसीपी और इंस्पेक्टर जो 49 है, इनके नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी और इन्होंने चैलेंज के रूप में इस चोरी को लिया। जो वादी था वो एक मंदिर में दर्शन करने के लिए बाहर गया हुआ था। उसका घर बंद पड़ा हुआ था, जिसको चोरों ने टारगेट किया। टारगेट करने के बाद वहां पे रेकी करते हुए घर में घुसे और वहां से काफी सामान, जो उसका लगभग सभी सामान था, ज्वेलरी थी, सिक्के थे, लैपटॉप था और घर के कुछ यूज के सामान थे, उन सभी को चुरा लिया। और एक जो गाड़ी थी, कार होंडा ब्रियो, उसी में रख करके ये चोर लेकर के चले गए। 12 घंटे के अंदर ही इन सारे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से पूरा चोरी का माल जो गया था वो बरामद किया गया है। अब विधिक कार्रवाई की जा रही है। जब पूछताछ किया गया तो ये पाया गया जो इसका मास्टरमाइंड है आशीष मसीही, वो लगातार इस क्षेत्र में चोरियां किया करता था। अभी जल्द ही वो जेल से छूट के आया है
और लगातार क्षेत्र में अपराध कर रहा है। और देश की बात में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवरिया से खबर, जहां पर शराब फैक्ट्री में आईटी विभाग का पड़ा छापा। फैक्ट्री में सुबह 6 बजे से चल रही छापेमारी कार्रवाई। 10 गाड़ियों से लगभग 8 अधिकारियों ने डाला छापा। फॉरएवर डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड पर आईटी का छापा। इंडस्ट्रियल एरिया के उसरा बाजार में शराब की फैक्ट्री। आईटी विभाग ने दस्तावेजों का गहन निरीक्षण किया। गोरखपुर के बड़े व्यापारी की बताई जा रही है शराब फैक्ट्री। देवरिया से खबर, जहां पर शराब फैक्ट्री में आईटी विभाग का पड़ा छापा। दस गाड़ियों से लगभग 8 अधिकारियों ने मारा छापा। फॉरएवर डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड में आईटी का छापा। फॉरएवर डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड में आईटी का छापा। और अब आपको हरदोई से खबर बता देते हैं। हरदोई से खबर, संदिग्ध हालातों में मिला युवती का शव। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, संदिग्ध हालातों में मिला युवती का शव। पंचायत भवन के पास झाड़ियों में मिला शव। ग्राम प्रधान ने पुलिस को दी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। माधोगंज के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की की डेड बॉडी जो ग्राम नगर ढकोली मजरा है उसके ग्राम सचिवालय के आगे कचरा घर के पास में झाड़ियों पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना पुलिस, फील्ड यूनिट और मेरे द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया और जो डेड बॉडी है उसको पीएम के लिए भेजा गया है और पीएम जो है वो एक डॉक्टर के पैनल और वीडियोग्राफी के साथ करवाया जा रहा है। इसमें लड़की के घर वालों से वार्ता की गई और उनके द्वारा बताया गया कि लड़की कल 3 बजे घर निकली थी घोषगंज जाने के लिए। उसके बाद रात्रि को नहीं आई। उनके द्वारा खोजा गया लेकिन कहीं सूचना नहीं दी गई और जब वो खोज रहे थे उन्हें सुबह लड़की की डेड बॉडी कचरे घर के पास में मिली। उसके बाद उनके द्वारा प्रधान को सूचना दी गई, जिसके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। इसमें लड़की के जो परिजन हैं उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही साथ सीओ के नेतृत्व में 2 टीम लगाई गई है जिससे कि घटना का अनावरण किया जाए। सीतापुर से है, जहां पर झोले के सिधौली मिश्रिक मार्ग पर मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। संदना थाना क्षेत्र के थाने के समीप घने कोहरे के कारण एक मारुति स्विफ्ट डिजायर कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कार सवार 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मारुति स्विफ्ट डिजायर कार में सवार सभी लोग अयोध्या से नैमिषारण्य दर्शन जा रहे थे और सुबह लगभग 9 बजे घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम थी, जिसके चलते उनकी कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और कार सवार लोग अंदर फंस गए।
खबर बाराबंकी से, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे की वजह से भीषण हादसा हो गया। आगे चल रही गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में स्कॉर्पियो ने अर्टिगा कार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद अर्टिगा कार एक्सप्रेसवे से खाई में जा गिरी। हादसा हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के माइलस्टोन संख्या 42 पर हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान बिहार के छपरा के ग्राम बहुआरा निवासी 35 वर्षीय बबलू पुत्र हरेंद्र कुमार सिंह और यूपी के आजमगढ़ के लालगंज हनुमानगढ़ निवासी दीपक कुमार पुत्र भृगुनाथ राम के तौर पर हुई है। घायलों में आजमगढ़ के देवगांव थाना क्षेत्र के ग्राम के शंकरपुर निवासी 55 वर्षीय मोहम्मद ताहिर, 22 वर्षीय आसिफ और 64 वर्षीय कमरुद्दीन अंसारी शामिल हैं। और मथुरा से खबर है, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के करीब 4:30 बजे घने कोहरे के बीच भीषण सड़क हादसा हो गया। आगरा से नोएडा की ओर जा रही लेन पर बलदेव थाना क्षेत्र के गांव कडेरा के निकट माइलस्टोन संख्या 127 पर तेज रफ्तार में चल रहे कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 8 बसें और 6 कारें शामिल रही, जिनमें टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। घटना के समय कोहरा इतना घना था कि दृश्यता लगभग शून्य हो गई थी। आगे पीछे चल रहे वाहनों के चालक एक दूसरे को नहीं देख सके, जिससे ये भीषण हादसा हुआ है। आग लगते ही बसों में चीख पुकार मच गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि कुछ लोग वाहनों के अंदर फंस गए। इस हादसे में 13 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है, जबकि 70 से अधिक घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जो यमुना एक्सप्रेसवे पे 8 बसेस और 3 छोटे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, तो उनमें आग लग गई थी। इसमें मौके से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया था, कुछ डेड बॉडीज मॉर्चरी के लिए दी गई थी, और क्योंकि आग लगने के कारण वहाँ से जो भी मलबा मिला था या और जो रिमेन्स मिले थे उन सबको यहाँ मॉर्चरी भेजा गया था। अभी डॉक्टर्स की टीम द्वारा जो प्रारंभिक उसका परीक्षण किया गया है, तो अभी 13 लोगों की मृत्यु होना प्रकाश में आया है। जो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना सवेरे हुई है यमुना एक्सप्रेस वे पे, उसमें जो अभी पूरा मेडिकल परीक्षण प्रारंभिक किया गया है सीएमओ के द्वारा, उसमें 13 लोगों के असामयिक मृत्यु की जानकारी हुई है, और बाकी जो घायल हैं उनका प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। और 2 लोगों को रेफर किया गया है आगरा मेडिकल कॉलेज, वो भी खतरे से बाहर हैं। बट कुछ जैसे सौसैया हॉस्पिटल में भी हमने अलग से भी डॉक्टर्स बुलवाए, कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स भी वहाँ लगाए गए हैं, ताकि जो घायल है उनका अच्छे से इलाज हो सके। जिला अस्पताल में आप लोग स्वयं भी गए थे, हम लोग भी गए थे, सब घायलों से बात किया गया है, वहाँ भी उनकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। खबर बलिया से है, जहां पर मासूम बच्चे का अपहरण कर उसे बेचने की कोशिश करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। घायल आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस के अनुसार ये घटना देर रात तोभाव थाना क्षेत्र में घटी। पुलिस टीम द्वारा में नियमित चेकिंग की जा रही थी, तभी एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा और जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। घायल होने के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सलमान बताया है। उसने खुलासा किया है कि उसने बीते 11 दिसंबर को एक 3 साल के मासूम बच्चे का अपहरण किया था और वो उसे को बेचने की फिराक में था। पुलिस ने बताया कि अपराध बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है, परिवार को सौंप दिया गया है।
अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में आज थाना उभाव के पुलिस साहुन मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति चलता हुआ दिखाई पड़ा। उसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। वो रुक के न करके पुलिस पर जान से मारने के नियत से फायर किया। पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में वो एक व्यक्ति घायल हुआ। घायल व्यक्ति से पूछताछ में उसने अपना नाम मोहम्मद जैद उर्फ सलमान, जो एकसार थाना उभाव का रहने वाला है, उसके द्वारा बताया गया कि जो प्रारंभिक पूछताछ में प्रकाश में आया कि 11 दिसंबर 2025 को फुजैल, जिसकी उम्र करीब 3 वर्ष थी, इस बच्चे का अपहरण कर इटियोस गाड़ी में लेके चला गया था। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक स्कूल वैन के चालक की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां बच्चों को घर से स्कूल ले जा रही स्कूली वैन अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में कई बच्चे घायल हो गए, जिनका इलाज नजदीकी अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि सड़क पर अचानक आए अन्ना पशु को बचाने के लिए प्रयास में वैन चालक वैन का संतुलन खो बैठा, जिससे ये हादसा हुआ। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना चलते ही पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। कौन से विश्वविद्यालय में क्या हो गया है? गाड़ी पलट गई। अच्छा, कितने लोग बैठे थे बेटा? 8-10 लोग। अच्छा, कितने लोगों को चोटें आई हैं? 4-5 लोगों को ज्यादा। कैसे हुआ एक्सीडेंट? पता नहीं। कौन से विद्यालय की गाड़ी चलाते हो? क्या हो गया है? गाय आई है अचानक, उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी में बैलेंस खो दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप? बसवाड़ी। कितने बच्चे बैठे थे गाड़ी में? 8 बच्चे थे। स्कूल वैन का एक्सीडेंट हुआ है और बच्चों को गंभीर अवस्था में CSC मुस्कुरा लाया गया है। उनका यहाँ परीक्षण करके उपचार करके उनको घर भेज दिया गया है। बच्चों की संख्या लगभग 4 से 5 थी और उनकी उम्र 12 साल से लेकर 3 साल के बीच में थी। कुछ गंभीर हाल है? नहीं, गंभीर रूप से कोई बच्चा भी घायल नहीं है। उनको खरोंच आई हुई है, जिनका पट्टी करके और इंजेक्शन दवाई देकर उन्हें घर भेज दे रहे हैं पेरेंट्स के साथ में। मुगल रोड किनारे दिन दहाड़े दबंगों ने एक राय होकर युवक पर धारदार हथियार से अचानक जानलेवा हमला कर दिया। राहगीरों की मदद से युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं पूरी घटना का CCTV वीडियो सामने आने के बाद थाना पुलिस ने हमलावरों को जेल भेज दिया है। दरअसल पूरी घटना जनपद कानपुर देहात के थाना राजपुर क्षेत्र के जैनपुर गांव की है, जहां पर अपनी दुकान के किनारे खड़े शील कुमार उर्फ राजू वर्मा और जैनपुर गांव के महेश सिंह, उसकी पत्नी नीलम, पुत्र लवकुश के अलावा 2 अन्य अज्ञात दबंगों ने गाली गलौज शुरू कर दी। मना करने पर धारदार हथियारों, कुल्हाड़ी व फरसे से लैस होकर अचानक जानलेवा हमला कर दिया। वहीं खाना देने आए किशोर कल्लू ने मौके पर घटना को होते देख शोरगुल मचाना शुरू किया। राहगीरों द्वारा भागकर पीड़ित युवक को बचाया गया। एक दबंग हमलावर युवक को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। खबर जहां पर ठंड की दस्तक के साथ ही बेघर और जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के लिए शहरों में रैन बसेरों को दुरुस्त किया जा रहा है, जिनमें हीटर, कंबल और बिस्तरों की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वो सुरक्षित रह सके और सड़कों पर रात न गुजारें। रात में के न्यूज की टीम ने जमीनी हकीकत जानने के लिए घंटाघर स्थित सूतरखाना पर बने रैन बसेरों की हकीकत हमारे संवाददाता मोहित पांडे ने रियलिटी चेक किया और वहां पर रुके हुए लोगों से बातचीत की। शहरी बेघर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह 50 व्यक्तियों के लिए नगर निगम द्वारा बनाया गया है। हमारे संवाददाता ने पूरी हकीकत जानी। बढ़ती ठंड को लेकर रैन बसेरों को दुरुस्त किया जा रहा है। नगर निगम के जो अधिकारी रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं। आज के न्यूज की टीम कानपुर के एक घंटाघर स्थित एक रैन बसेरा पे है। अब मैं आपको दिखा दूं कि कानपुर के घंटाघर सूतरखाना पे जो रैन बसेरा है, जहां लोगों को 50 व्यक्तियों की लेटने बैठने की सुविधाएं हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये मैं प्रवेश कर रहा हूं जो रैन बसेरा है, तो मैं रैन बसेरा के अंदर मैं एंट्री कर रहा हूं। अगर आप देख सकते हैं कि जो रैन बसेरा है कई सुविधाओं से लैस है। यहाँ पे जो है क्लिनिक, मेडिकल हेल्थ की व्यवस्थाएं दी गई है। बगल में ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पंजीकरण
डेस्क बनाया गया है और वहीं अगर सिक्योरिटी कक्ष भी बनाया गया है। लगातार जो यहाँ पे जो अधिकारी होते हैं वो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, बैठते हैं। जो केयर टेकर लगातार जो लोग आते हैं उनसे बातचीत करते हैं, किस तरीके से क्या स्थिति है। हमारे साथ यहाँ के जो केयर टेकर हैं बात करते हैं। मैम, क्या स्थिति है इस समय रैन बसेरों की? क्या सर स्थिति तो बहुत अच्छी है। बीएड के बच्चे पेपर दे रहे हैं और वो आए हुए हैं, बिहार के हैं, कोई झारखंड का है, सारे प्रदेशों से आए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे। कितनी लोगों की व्यवस्था की करी गई? कितने लोगों की रैन बसेरों में व्यवस्था होगी? व्यवस्था तो सर 50 बेड का है ये, लेकिन यहाँ पर बच्चे ज्यादा रुके हुए हैं। इसमें अटैच लेटर एंड बाथ है, कायदा नीट एंड क्लीन। हमारे यहाँ टाइमली हम उसको स्वीपर से सॉल्व कराते हैं, टाइमली उसको मॉनिटरिंग करते हैं। किसी भी प्रकार की किसी भी महिला को 9 o'clock के बाद कोई भी बंदा, कोई भी जेंट्स उधर नहीं जाता है। जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए सेपरेट डॉर्मेट्री बनी हुई है। तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्या अलाउ की क्या व्यवस्थाएं करी जाती है? जी सर, अभी तक नगर निगम ने तो कुछ प्रोवाइड नहीं करा पाया है शायद अभी, लेकिन फिर भी हम लोग अपने पास से जैसे भी व्यवस्थित करके अलाव की व्यवस्था कराते हैं। डेली आप बाहर देख सकते हैं लकड़ी पड़ी है, उसकी जगह पे आग की राख पड़ी हुई है। भोजन का क्या है कि एक्चुअली कोई अगर किसी को, मैंने कई बार ऐसा भी हुआ है, कोई बेचारा गरीब असहाय है जिसके पास कुछ नहीं है, हालांकि यहाँ जो केयर टेकर हैं और बाकी हम लोग यहाँ पे खाने की छोटी मोटी व्यवस्था करते हैं। कोई बेचारा गरीब है, भूखा है, असहाय है, उसके लिए भी हम खाने की व्यवस्था कर देते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, आइए जानते हैं कि क्या स्थिति है रैन बसेरे में रुकी है, किस तरीके से सुविधाओं है। मैम, क्या नाम है आपका? पिताजी, आप कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, आप रैन बसेरे में रुक रहे, किस तरीके से मूलभूत सेवाएं आपको मिली, किस तरीके से क्या है? बहुत अच्छा सेवा मिल रहा है। अच्छा, सुविधा कैसी है? यहाँ की सुविधाएं कैसी है, किस तरीके से सुविधाएं? बहुत अच्छी सुविधाएं। अच्छा, हमारे साथ कुछ महिलाएं और भी आए, ये जानते हैं किस तरीके से क्या सुविधाएं। मैम, क्या नाम है आपका? मिट्टी जी, कहाँ से आप आई हैं? हम बिहार से आए हैं। कानपुर आई है, किस लिए? क्या बेटी का? हाँ, बेटी का एग्जाम है, अच्छा। बेटी वजह से आए हैं। तो यहाँ सारी नहीं, सुविधा आप इस समय रैन बसेरा भी रुकी हैं, किस तरीके से मूलभूत सेवाएं, किस तरीके से क्या सेवाएं आपको मिल रही हैं? सब सेवाएं मिलती है सर। हमको चूल्हा, गैस जो भी है, चाय वगैरह सब व्यवस्था है, उसमें कभी बोलते नहीं कि नहीं करना। यहाँ इतनी सुव्यवस्थित तरीके, यहाँ पर हर चीज का मुहैया करवाया गया। सोने के लिए काफी सुंदर बेड दिए गए हैं, कितनी सुंदर फ्रेश वॉशरूम दिया गया है। भोजन कक्ष में बच्चों के लिए दूध गर्म करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन, बहुत सुंदर व्यवस्था। हम तो बड़ा आनंदित। अच्छा, बहुत मजा ऐसी सुविधाएं क्या आपको बिहार में मिल रही थी? जैसे कानपुर आप आए हो, कानपुर के नगर निगम में रैन बसेरा, क्या ऐसी सुविधाएं बिहार में आपको मिलती थी? अभी तक तो नहीं मिली है। जैसे कि सर बोले, ऐसा सुविधा बिहार में तो अभी तक नहीं हुई है, जहाँ पे हर चीज का व्यवस्था है। यहाँ पे साफ सुथरे कंबल आपको मिल रहे हैं, साफ सुथरा हर चीज अच्छा है, बेस्ट। अलाव उलाव की क्या व्यवस्था? जैसे ठंड पड़ रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं अलाव? सब कुछ है, कंबल है, हर चीज देते हैं यहाँ पे। ऐसा फील नहीं होता है कि हम बाहर में, लगता है घर जैसा है। जिस तरीके से आपने देखा कि के न्यूज टीम ने आज कानपुर के सुतार थाना में जो एक रैन बसेरा का रियलिटी चेक किया, उसमें साफ एक आया। लोगों से जब बात करी तो उन्होंने बताया कि जो रैन बसेरा की जो स्थिति है काफी सुथरी स्थिति है। और जो आज यहाँ पे कुछ जो बच्चे थे वो बिहार से आए थे बीएड का एग्जाम देने, उनसे भी बात करी। उन्होंने बताया कि कानपुर का जो रैन बसेरा है काफी ठीक रैन बसेरा है, जो साफ सुथरे हमको कंबल मिल रहे हैं और अगजाड़े के लिए यहाँ पे हीटर वगैरह लगाए गए हैं। और कहीं ना कहीं सबसे अच्छी बात यह है कि जो बच्चे जिनको कपड़े धोने नहीं आते हैं, तो रैन बसेरा की वजह से वहाँ पे एक वॉशिंग मशीन की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे अच्छा रैन बसेरा इसको कहा जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि मैं बिहार से आया हूँ, इस तरीके से जो रैन बसेरा जिस तरीके से कानपुर में बना हुआ है, वो बिहार में इस स्थिति से रैन बसेरा नहीं बना हुआ। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र के साहबपुर चौराहे पर मंगलवार सुबह एक शादीशुदा महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। का गोरखपुर की निवासी बताई जा रही है। वो अपने प्रेमी संदीप कुमार से मिलने साहबपुर चौराहे स्थित उसके आवास पर आई थी। प्रेमी संदीप कुमार पुत्र कमलेश कुमार ने पुलिस को बताया कि महिला देर रात महिला उसके घर आई। संदीप के अनुसार इसी दौरान घर में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। उसने आरोप लगाया कि उसके माता पिता और अन्य परिजनों ने मिलकर महिला की हत्या कर दी। लड़की रात करीब 1 बजे प्रेमी के घर पहुंची थी। प्रेमी रिलायंस कंपनी में सिविल इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। दोनों की पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।
आज सुबह 8 बजे के करीब थाना मसौली क्षेत्र में संदीप नाम के व्यक्ति ने 112 पे सूचना दी कि एक महिला की हत्या की गई और तत्काल सूचना मिलते ही पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची थी। यहाँ पे जिला का शव यहाँ पर पड़ा हुआ था, पीछे वाले हिस्से पे कुछ 7 औरतें की इंजरी थी। तत्काल पुलिस ने फॉरेंसिक टीम लाके सब कब्जे में लिया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और जो जिस व्यक्ति ने सूचना दी थी उसने बताया है कि ये जो महिला थी ये उसकी परिचित थी, पहले से ये दोस्त थे और कल रात में संभवतः ये यहाँ पे इसके यहाँ साथ में इसके साथ रहने आ गई थी। आपसी पूरा परिवार से मतभेद हुआ, उसी में इसके परिवारजनों इसकी हत्या कर दी। ऐसा सुल्तानपुर में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब नगर कोतवाली क्षेत्र में एक सर्जिकल की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के गंदा नाला रोड स्थित पीपल वाली गली का है। यहाँ वैष्णो कॉम्प्लेक्स में से सर्जिकल की दुकान में अचानक आग लग गई। ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। आग की लपटें देख राहगीरों को होश उड़ गया और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी घंटों से आग बुझाने में जुटे हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट की वजह से बताई जा रही है। की वारदात का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी बीती रात चोरी की योजना बना रहे थे और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस या पूछताछ में आरोपियों ने काकादेव क्षेत्र में चोरी की अन्य घटनाओं को भी कबूल किया है। पुलिस के मुताबिक चोरी बरामदगी के अलावा अन्य माल बिक्री कर देने की बात स्वीकार की है। सात दिसंबर को एक घर में जब ये लोग शादी में गए थे तो चोरी हुई थी और घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया और पुलिस कमिश्नर सर के आदेश के क्रम में पूरी टीम लगाई गई और सीसीटीवी फुटेज बाकी एविडेंस सर्विलांस की मदद से केस को वर्कआउट किया गया है। इसमें 3 एक्यूज अरेस्ट हुए हैं, 2 फरार हैं। स्कूटी बरामद की गई है। जो सामान गया था सोने की अंगूठी, चैन, चांदी का माल, मोबाइल बरामद हुआ है और बाकी ये जो एक्यूज हैं ये हार्ड कोर हैं। एक पे 17 मुकदमे हैं, एक पे 10 मुकदमे हैं, एक पे 6 मुकदमे हैं। ये साथी अपराधी हैं। इसमें एक अपराधी का 25 साल इनकाउंटर भी हुआ था और उसको गोली लगी थी। तो ये पुलिस के द्वारा बहुत सराहनीय काम किया गया है। मेरे द्वारा टीम को 25,000 रुपये का रिवार्ड दिया गया। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।